हेलो दोस्तों, ये जो मार्केट में नई बुक आई है लुसेंट की, लुसेंट सामान्य ज्ञान, इसका आज हम लोग 2025 एडिशन का 18वां संस्करण 2025 आज हम लोग देखेंगे। इसमें बायोलॉजी के जितने भी समरी दी हुई है, जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बुक इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का जो भी समरी दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा। ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग का आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये बुक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्या क्लासेस में। आज हम जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन और लॉगस का अर्थ है अध्ययन, स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रेविडेनस, जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने सन 1801 में किया था। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं देखते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोलॉजी, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में घास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स में पानी में बिना मिट्टी के बढ़ते पौधे का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में मतलब पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधों का अध्ययन किया जाता है। बिना मिट्टी के पौधों का जो अध्ययन होता है, उस बढ़ते हुए पौधे का अध्ययन होता है, उस हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ था। 384 से 322 बीसी के काल में हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, एरिस्टोटल को। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों, सिद्धांतों के प्रवर्तक देखेंगे। आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रवर्तक है मेंडल। जीव सिद्धांत के प्रवर्तक है डीएच मार्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत के प्रवर्तक है ह्यूगो डे व्रीज। कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया हर्टविग ने। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम दिया है लैमार्क ने।
प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन दिया है डार्विन ने। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया है। डीएनए द्विगुणन मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों, पादप जगत एवं जंतु जगत, प्लांट किंगडम एवं एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। अरस्तु ने जीवधारियों को 2 जगतों, पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस का वर्गीकरण जो प्रणाली की शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं लिनियस को। 1735 में कार्ल लिनियस ने प्रकृति का वर्गीकरण 3 जगहों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया। 3 जगतों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया, पादप जगत एवं जंतु जगत। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, लिनियस की जो पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी में खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा, लेकिन आमतौर पर इसे जगत नहीं माना जाता है। वास्तव में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने प्रस्तावित किया था, जिसमें पादप, जंतु एवं प्रोटिस्टा शामिल था। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण देखते हैं। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटेकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। कैरोलस लिनियस ने तो द्विजगत प्रणाली बताया था, लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट आए विटेकर, इन्होंने 1969 में 5 जगत प्रणाली के बारे में बताया। इसके अनुसार समस्त जीवों का निम्नलिखित 5 जगत में वर्गीकरण किया गया, 5 किंगडम में: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। जीवाणु मोनेरा जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा देखते हैं। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोश की प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा में। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इसी जगत में है। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना को कहा जाता है, जो कि प्रोटिस्टा जगत में ही आता है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति दर्शाता है। 2 प्रकार की जीवन पद्धति दर्शाता है। सूर्य के प्रकाश में यूग्लिना स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित हो जाता है। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप, इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक, इस जगत में वे यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। कवक जो होते हैं परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन शर्करा की बनी होती है। जंतु, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा,
जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी इसी जीव के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति देखते हैं। 1735 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम, दूसरा शब्द जाति का नाम कहलाता है। पहला जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पीसीज नेम होता है। वंश तथा जाति नामों के बाद वर्गीकीविद वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लीन है। होमो सैपियंस लीन वंश का नाम, जाति का नाम और लीन कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक का नाम। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है, देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटाइवा। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का पाइसम सैटाइवम। चना का साइसर एरिटिनम। सरसों का ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रीज। अब पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हम देखते हैं दूसरा चैप्टर, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान पहला हेडिंग है जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। जीवों की सारी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो जीवद्रव्य के द्वारा ही होती हैं। इसलिए जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला गया है? जीवन का भौतिक आधार। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था हक्सले। जीवद्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। केंद्रक द्रव्य कहाँ रहता है? यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है। जीवद्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से बना होता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो 81:19 का होता है। जीवद्रव्य में जो लगभग 80% होता है वो जल ही होता है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं कोशिका सेल। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है।
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने कार्क में कोशिकाओं की खोज की थी। एंटोन वन ल्यूहेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। शैवाल स्पायरोगायरा पहली जीवित कोशिका थी। पहली जीवित कोशिका क्या थी? शैवाल स्पायरोगायरा, जिसे ल्यूहेनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका विभाजन से होता है। ये कौन बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें देखते हैं। सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उनमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका देखते हैं। वे कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोन्यूमोनिया, समजीव पीपीएल्लो में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इनमें कई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न एवं केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है, जिनमें डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए, वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजैवी प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है जो दृढ़तापूर्वक बंधकर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स के पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होता है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे औपंक परत कहते हैं। दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होता है, उसे संपुटिका कैप्सूल कहते हैं।
कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने, निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्लियाँ प्रकृति में अर्धपारगम्य होती हैं और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मेसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा होता है: तंतु, अंकुश व आधारीय शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजिन कणिकाएं, फास्फेट कणिकाएं, साइनोफायसिन कणिकाएं, गैस राजधानी नीलहरित बैंगनी हरिप्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। प्रोकैरियोट्स अलैंगिक होते हैं, बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अलैंगिक होते हैं और बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी आम है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिनमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर देखते हैं। कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं।
गोल्जी का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र में के रूप में होता है। कशाभिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक तंतु का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री और अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। चलिए अब कोशिका के मुख्य भाग देखते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमिल नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तारक काय देखते हैं। तारक काय सेंट्रोसोम। इसकी खोज बावेरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय जो सेंट्रोसोम है यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। अंतःद्रव्यी जालिका के बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। यह राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतःद्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रव्यी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण के श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं
उनमें खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकने अंतःद्रव्यी जालिका में ही होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जी. पैलाडे ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। राइबोसोम अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S एवं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर यह स्वेडवर्गस इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अवरोध रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःद्रव्यी जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की थी। वेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में ATP संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इस यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु व कुछ RNA राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। एक नोट दिया है छोटा सा, देखते हैं। DNA केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। DNA केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एवं हरित लवक में पाया जाता है। गाल्जी काय देखते हैं। गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। इटली के वैज्ञानिक थे कैमिलो गोल्जी। इन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। यह केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचना है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान से उस पदार्थ को पहुंचा देती। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उस कोशिका झिल्ली के माध्यम से निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात
प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्गिकाय ग्लाइकोप्रोटीन का भी निर्माण करता है। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण कौन करता है? गोल्गिकाय। आगे देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसकी खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्गिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटनी एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। इन्हें आत्मघाती थैली सुसाइड वेसिकल भी कहा जाता है। एक नोट देखते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक देखते हैं। हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसकी सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इनमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति उन्हें स्व-प्रतिकृति के लिए योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एवं क्लोरोप्लास्ट में मैंगनीज, एफिलोहा, सीयू, तांबा तत्व पाए जाते हैं। छोटा सा नोट है, देखते हैं। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं। यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है, यानी इसमें मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन कणिकाओं का संग्रह रहता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट देखते हैं। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीला, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फलभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण हैं टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। एक छोटा सा नोट है, देखते हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। रसधानी, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रक देखते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है।
केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपैंजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों की वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती है। इसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। नोट: गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत सूटन एवं बावेरी ने दिया था। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सूटन एवं बावेरी ने दिया था। अब देखते हैं डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए न्यूक्लियोटाइड, एक साइड न्यूक्लियोसाइड, एक साइड फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? शुगर है और बेस है क्षार। क्षार देखते हैं। क्षार बेस। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। किसको नोबेल प्राइज मिला था? वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल प्राइज मिला था डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। एक नोट है, देखते हैं। फोटो 51 डीएनए की एक्सरे विवर्तन छवि है, डिफ्रैक्शन इमेज है, जिसे 1952 में किंग्स कॉलेज लंदन में रोजलिंड फ्रैंकलिन और रेमंड गोसलिंग द्वारा लिया गया था। इस चित्र का नाम फोटो 51 रखा गया क्योंकि फ्रैंकलिन द्वारा लिया गया 51वां विवर्तन फोटोग्राफ था। इससे वैज्ञानिकों को डीएनए की त्रिआयामी संरचना को समझने में मदद मिली। यह चित्र डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के द्विकुंडलित संरचना को प्रदर्शित करती है। डीएनए का कार्य देखते हैं।
यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये डीएनए के कार्य हो गया। नोट में क्या लिखा है? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है, जिसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए का समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं, जहाँ पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। आरएनए इसमें राइबोस शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं। आरएनए में बेस होता है थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में केंद्रक पाया जाता है और आरएनए में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर देखते हैं। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में तारक काय अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में तारक काय उपस्थित होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। इस पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। कोशिकीय अंग और उनके खोजकर्ता। कोशिकीय अंग। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट का स्टिम्पर, तारक काय बावेरी, गाल्जी काय जॉर्ज गाल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन, स्पेरोसोम पर्नर, क्रोमैटिन फ्लेमिंग, केंद्रिका फोंटाना, क्रोमोसोम हाफमिस्चर, अंतर्द्रव्य जालिका पोर्टर, लाइसोसोम डी डुवे, राइबोसोम पैलाइडे, जीवद्रव्य डुजार्डिन, केंद्रक कला हर्टविग। कोशिका विभाजन देखते हैं, पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में विर्चोव ने देखा। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। असूत्री विभाजन अमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। 3 प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, आप लोगों ने देखा। अब पहला देखते हैं, असूत्री विभाजन अमाइटोसिस। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल, ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ में होता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है।
अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। अंतरावस्था इंटरफेज, पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था टेलोफेज। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है। वह केवल 2-3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस देखते हैं। मियोसिस फार्मर एवं मोरे 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने 1888 में किया। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री फर्स्ट देखते हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं से पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन देखते हैं। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र धीरे धीरे संघनित हो जाते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से दिखाई देने लगते हैं। जाइगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप में विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बँट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों में एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। एक बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। जीन विनिमय पैकिटीन अवस्था में होता है। इस क्रिया को रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टेर क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लोटीन समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। डिप्लोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते, क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से यक्ष के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को कियाज्मेटा कहते हैं। कियाज्मेटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। कियाज्मेटा का अत्यंतीकरण टर्मिनलिजाइजेशन हो जाता है। डाइकाइनेसिस देखते हैं। डाइकाइनेसिस केंद्रक कला व
केंद्रिका लुप्त हो जाती है। डाईकाइनेसिस में केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखेंगे हम लोग। समसूत्री विभाजन, यह विभाजन कायी कोशिका में होता है और अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जनक कोशिकाओं में होता है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री में आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। अर्धसूत्री में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री में प्रोफेज अवस्था छोटी होती है, अर्धसूत्री में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। आपका दूसरा चैप्टर कोशिका कंप्लीट हो गया। अब आगे है आपका तीसरा चैप्टर जैविक